हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जनपदों का उदय कैसे हुआ, कौन कौन से जनपद थे, कौन सा जनपद शक्तिशाली था, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितने भी अभी तक वीडियो हमने डाले थे उसका सबका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत था उसके जो जानने के स्रोत हैं, तो इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है। तो जो बौद्धों का ग्रंथ अगुंतर निकाय है, इससे इसकी जानकारी मिलती है। और जैनों का ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका वर्णन है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इसका वर्णन मिलता है। तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व जानने के स्रोत हैं, तो इसी से इसका इतिहास पता चलता है। तो महाजनपद काल के बारे में देखते हैं, जनपदों का उदय कैसे हुआ। तो आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। लोह का व्यापक प्रयोग होने लगा था। लोहे के व्यापक प्रयोग से छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था। बड़े बड़े प्रादेशिक एवं जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई थी। यानी लोहे से जो कृषक वर्ग था वो भी मजबूत हुआ, योद्धा वर्ग वो भी मजबूत हुआ। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग और भी शक्तिशाली हो गया। पहले पत्थरों के औजार से लड़ाई होती थी, उसके बाद में जो योद्धा वर्ग था वो लोहे के हथियारों से युद्ध में ज़्यादा उसे शक्ति प्राप्त हुई, जिससे योद्धा वर्ग बहुत ही शक्तिशाली हो गया। खेती के नए औजारों और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से ज़्यादा अनाज पैदा करने लगे, जिससे राजा को अधिक राजस्व कर इकट्ठा होने लगा, जिससे राजा शक्तिशाली होने लगे। लोगों का जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी वह अपने जनपद के प्रति हो गई थी। जब राजा लोगों के पास ज़्यादा धन इकट्ठा होने लगा तो वो एक दूसरे को वो अपने राज्य में मिलाने को सोचने लगे, जिस कारण से आपस में फूट पड़ी और जो शक्तिशाली राज्य उभरा, मगध राज्य शक्तिशाली राज्य में उभरा। तो सबसे छोटा कबीला होता था, उसके बाद में ग्राम, फिर जन, उसके बाद में जनपद, जनपद से फिर महाजनपद बने। तो साहित्यों स्रोतों से 16 महाजनपदों का उल्लेख एवं जानकारी मिलती है। तो साहित्य जो स्रोत हैं, बौद्ध ग्रंथ जिसका अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका वर्णन मिलता है 16 महाजनपदों का। वर्तमान में जो 16 महाजनपदों की स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद थे। जो 8 महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में ही, 16 महाजनपदों से जो 8 जनपद थे वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। 3 महाजनपद बिहार में हैं, एक राजस्थान से महाजनपद और एक मध्य प्रदेश से, दक्षिण भारत से एक, भारत के बाहर से 2। तो इनको हम इसकी राजधानी राज्य अनुसार पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो उत्तर प्रदेश के जो हैं, उत्तर प्रदेश में इसकी महाजनपद कौन सा है, राजधानी, और उसकी आधुनिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले कौशल महाजनपद के बारे में देखते हैं। तो कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, जो अयोध्या के आसपास उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। उसके बाद में मल्ल के देखते हैं। तो मल्ल भी उत्तर प्रदेश में ही है, जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, जो देवरिया गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। कुशीनगर में ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। वत्स ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यह प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। और पंचाल, पंचाल की 2 राजधानियाँ थी, यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो पंचाल की जो उत्तरी पंचाल की राजधानी थी वो अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल थी। यह बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का इसके अंतर्गत क्षेत्र आता है। सूरसेन ये भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है।
सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इसका जो क्षेत्र वो मथुरा के आसपास का क्षेत्र और मथुरा। कुरु, तो कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ इसके अंतर्गत मेरठ, दिल्ली, हरियाणा और महाभारत में ये चर्चित रहा है, तो इसके अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चेदी महाजनपद के बारे में। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी जो राजधानी थी वो सुक्तमती थी। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। काशी, ये भी उत्तर प्रदेश का ही महाजनपद था। इसकी जो राजधानी थी वो वाराणसी है। इसके अंतर्गत वाराणसी के आसपास का क्षेत्र आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं बिहार में। तो बिहार में 3 महाजनपद थे, एक मगध, अंग और वज्र। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना बाद में। तो मगध की राजधानी गिरिब्रिज, जिसे राजगृह भी कहा जाता है, ये भागलपुर, मुंगेर के अंतर्गत का क्षेत्र आता है। अंग की राजधानी चंपा थी, तो चंपा के अंतर्गत पटना और गया का क्षेत्र आता है। वज्र, तो वज्र भी बिहार का ही महाजनपद है। इसका क्षेत्र बिहार के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी वैशाली है। वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान, तो राजस्थान में एक ही महाजनपद था, मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर है। इसके अंतर्गत अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आता है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक ही महाजनपद था, अवंती। तो अवंती की जो राजधानी है, इसकी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती है। इसके अंतर्गत मालवा का क्षेत्र आता है। असमक की राजधानी पोतन थी, इसे पोटली भी कहते हैं। ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। बाकी सभी जनपद उत्तर भारत में है, ये एक दक्षिण भारत का जनपद था। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। ये रावलपिंडी, पेशावर जो पाकिस्तान में पड़ता है। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक है। ये उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो 2 राजधानी वाले महाजनपद थे। तो 2 राजधानी वाले महाजनपद हैं कौशल, मल्ल, पंचाल और अवंती। तो कौशल की राजधानी, उत्तरी भाग की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती है और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत नगरी यानी साकेत है। मल्ल की जो राजधानी थी वो पावा है और दूसरी राजधानी कुशीनगर। पंचाल की राजधानी, उत्तरी पंचाल की राजधानी जो थी वो अहिच्छत्र है और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य है। अवंती, तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी है। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्के भी जारी किए गए थे। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से चलना प्रारंभ हो गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक के बीच का जो समय था, इसी के मध्य ये सिक्के जारी किए गए। आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के के नाम से ये जाने जाते थे। ये चांदी से मुख्यतः निर्मित किए जाते थे और इन पे ठप्पे से निशान बनाए जाते थे, जिस पे 5 प्रकार के चिन्ह बने रहते थे, इसीलिए इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। तो सिक्कों के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ा था, तो इसमें हमने बता दिया है। जो बुद्ध के समय में कुछ महत्वपूर्ण गणराज्य थे, तो बुद्ध के काल में 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारा के भग्ग, अल्पकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिप्पलवन के मोरिय।
वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। ये बौद्ध काल में, ये बौद्ध के समय में गणतंत्र थे। जो मगध साम्राज्य है, ये सभी जितने भी महाजनपद थे उनको हराकर मगध साम्राज्य की नींव पड़ी। तो मगध साम्राज्य की जो नींव थी वो हरेक वंश ने डाली थी, जिसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। हरेक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। इसके जो संस्थापक थे वो बिंबिसार, इनका जो शासनकाल रहा 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह गिरिब्रिज है, जिसे बाद में पाटलिपुत्र बनाया गया था। तो कल के वीडियो में हम मगध साम्राज्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।